जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का लेक्चर है कंजंक्शंस के हवाले से। और हमारे जो बेसिक ग्रामर पे लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। मुमकिन है कि 4 से 5 लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह ये एंड कर दूंगा। उसके बाद हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आएंगे। ठीक है जी, पैराग्राफ। कुछ पैराग्राफ्स की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि डिफरेंट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स में किस किस्म के आते हैं, और हम किस तरह से उनको हम लिखेंगे कि अननोन पैराग्राफ। ठीक है जी। और इसके लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, तो वर्ड्स आपको जाहिर है कहीं ना कहीं से तैयार करने हैं, और डिपेंड करता है आपकी मल्टीपल रीडिंग पे। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो फिर राइटिंग नहीं कर सकते जी, साफ बात है। जितने मर्जी रूल्स पढ़ लें, जितने भी रूल्स पढ़ें, इनको प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, नए वर्ड्स ढूंढें। और याद रखें कि वर्ड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप, और बल्कि नामुनासिब तरीका है कि आप कोई वर्ड्स की फहरिस्त निकाल लें और उसके बाद उसको याद करना शुरू कर दें, रटे लगाना शुरू कर दें। नहीं, बल्कि वर्ड्स को तैयार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप आर्टिकल्स पढ़ें। ठीक है जी, किसी भी न्यूज़पेपर के कोई भी इंग्लिश आर्टिकल पढ़ लें, कोई स्टोरी पढ़ लें। ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस कोई पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं इवन, तो उनको उनको पढ़ने के दौरान जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो आपको ऑटोमेटिक आपके जहन में बसते चले जाएंगे इनिशियली। क्योंकि कोई भी तैयारी है, इनिशियली आपके पास टाइम होता है ज़्यादा, किसी भी स्टूडेंट के पास, तो आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखें। ठीक है। इस तरह अभी मैंने चंद दिन पहले एक वर्ड पढ़ा था, रिससिएट। तो मैंने कहा ये क्या है जी, मैंने उसका मीनिंग देखा, और तो वो ऑटोमेटिक मेरे जहन में आ गया, रीन्यू करना, रिवाइव करना। अभी तक वो वर्ड भूला नहीं है, हालांकि फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था आई थिंक सो, और वर्ड भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि मैंने इसको सर्च किया, मीनिंग देखा, तो ऑटोमेटिक मुझे जहन नशीन हो गया। बहरहाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी, कंजंक्शन। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ कंजंक्शन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्लॉजेस को रिवाइज करेंगे जो पहले पढ़ी थी, इनकी टाइप्स क्या है, तो कंजंक्शन कितनी तरह के होते हैं, क्या है जी बेसिक जो टाइप्स हैं, पैरालिज्म सेंटेंसेस में। ठीक है, क्या इशू होता है और क्यों जरूरी है पैरालिज्म, होता क्या है जी, क्यों, क्या मिस्टेक है पैरालिज्म में। कंपाउंड, कम्प्लेक्स और रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस के क्या फार्मूले हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस कि जितने भी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो कंजंक्शंस की मदद से बनते हैं। ये आपने देखा होगा, बाद का रीडिंग आप करते हैं तो देखते हैं जी, एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ और 2 से 3 लाइंस पर चला गया, तो वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, रन या कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ये जरूरी है जी आपके, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग के लिए जरूरी है कि अब ऐसा तो नहीं सारा लगता ही गोज टू स्कूल। ठीक है जी, आई लाइक एप्पल, पीएम। ठीक है जी, स्पीक्स, स्पीक्स ट्रूथ फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो मोस्टली नहीं देखने में आते, ज्यादातर कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं तो, या कम्प्लेक्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ओके। कंजंक्शन से मुराद है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब वो दो डिफरेंट जो सेंटेंस हैं वो क्लॉज होती हैं, फ्रेज नहीं होती। क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज कहते हैं कि जिसका एक अपना सब्जेक्ट भी हो, ठीक है, और प्रीडिकेट भी हो। सब्जेक्ट मतलब जैसे यही सब्जेक्ट है, और इसके बाद जितना भी ये जो जितना पार्ट है, ये सारा के सारा प्रीडिकेट है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में डिटेल बता रहा है। तो ये क्लॉज है। क्लॉज के लिए दो शर्तें, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। लेकिन फ्रेज क्या होता है? इन द मार्केट, इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। इन द मार्केट ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए होता है किसी भी सेंटेंस को। अगर फ्रेज को रिमूव कर दिया जाए तो फिर भी सेंटेंस का एक मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन क्लॉज में कोई भी हिस्सा अगर रिमूव कर दें, ठीक है, जिस तरह ही वॉज कैरिंग, अब ये पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो बास्केट लगाना जरूरी है। ओके। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, मास्टर क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट को स्लेव या सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये इसलिए बताया कि बाज़ औक़ात समझाने के लिए हम कहीं मेन क्लॉज लगा देते हैं, कह देता हूँ, कोई भी टीचर कह देता है प्रिंसिपल क्लॉज, तो आपके जहन में ऑटोमेटिक होना चाहिए भी इसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट है जी, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अपना मीनिंग खुद दे, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसका अपना एक मीनिंग है। डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पे डिपेंड करती है, जैसे आई मेट अ बॉय हु वाज कैरिंग अ बास्केट। मैं एक लड़के से मिला, आई मेट अ बॉय, यहां तक ये देखें, ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस है।
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, यहाँ फिर हमने कंजंक्शन लगाई, और हु वाज कैरिंग अ बास्केट, जो कि बास्केट को कैरी कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ ये डिपेंडेंट हो गया, जो कि एक हु एज अ, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे। लेकिन देखिए, अगर इसको हम बिल्कुल हिडन कर दें तो आई मेट अ बॉय, मीनिंग समझ आता है। लेकिन अगर इसको हम हिडन कर दें, ठीक है, हु वाज कैरिंग अ बॉय, अब ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हु वाज कैरिंग अ बॉय जो कि एक बास्केट लेके जाता, तो इसका कोई मानी नहीं है। हाँ, अगर इसको एक क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर एक क्लॉज के तौर पे इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। हु वाज कैरिंग अ बास्केट, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं तो बास्केट कौन लेकर जा रहा है, फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि खुद से स्टैंड करे, मीनिंग दे अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन, ठीक है, अहमद वाइफ वाज अ लॉयर। तो अब यहाँ पर क्या है कि अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन, अहमद वाइफ वाज अ लॉयर, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अच्छा, इसको हम कंजंक्शंस के जरिए जोड़ देते हैं, अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन बट अहमद वाइफ वाज अ लॉयर। इसका कोई सेंस तो नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट हो गए। तो बहरहाल इसको आप ये देखें कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कंजंक्शन के जरिए हमने इसको मिला दिया। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा, क्योंकि दोनों के डिफरेंट मीनिंग हो गए, दो डिफरेंट बात कर रहे हैं, अगर इसको हम इस तरह जोड़ दें कि अहमद डू नथिंग, या आई थिंक मैंने नीचे बनाया, ये सेंटेंस थोड़ा मिस हो गया मेरी नजरों से। अहमद डज नथिंग, अहमद कुछ नहीं करता, बट अहमद वाइफ वाज अ लॉयर, ठीक है, अहमद। अच्छा, अगर पीछे डज लगाएंगे तो फिर यहाँ पर भी इज अ लॉयर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट दोनों तरफ प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, बहरहाल यहाँ मैंने दिखाना ये था कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं और इसको कंजंक्शन से जोड़ दिया हमने। इस तरह से हमने सेंटेंस को बढ़ाया है। डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे आई सा बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स, इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया पीछे। ठीक है, यहाँ से हमने टच देना है। और क्यों? क्योंकि हमने कंजंक्शन समझनी है, और कंजंक्शन दो तरह की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मुराद है कि दोनों तरफ, अगर दो क्लॉजेस सिमिलर हैं, दो स्टेटमेंट्स इक्वल हैं, एक ही बात कर रही हैं, एक दूसरे की कंटिन्यूएशन है, तो फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें फैन बॉयज एक फार्मूला बड़ा मशहूर है, इससे मुराद है जी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इनमें से कोई भी लगाते हैं, जिस तरह माई डॉग इंजॉयज बीइंग बाथ्ड बट हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। अब इसमें क्या है कि दोनों सेंटेंसेस तकरीबन इक्वल हैं। माई डॉग, ठीक है, इंजॉयज बीइंग बाथ्ड। अब डॉग की कंटिन्यूएशन है कि जी वो नहाना तो पसंद करता है, लेकिन उसके नाखून काटे, ठीक है, यकीनन कहीं ये एक इंग्लिश सेंटेंस हो गया इंग्लिश कल्चर के लिहाज से, लेकिन उसके अगर नाखून काटे तो वो हेट करता है। चलो, अब इसकी जगह चाइल्ड लिख लें, ठीक है, डॉग की जगह अगर चाइल्ड लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं है, ये हमारे कल्चर से रेलिवेंट हो जाएगी एग्जाम्पल। ओके, इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आल्सो, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो भी हैं। ठीक है, ये को रिलेटिव है, सेंटेंसेस हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ इसके रूल्स भी हैं इसमें, जो मिस्टेक करते हैं उनको भी पढ़ेंगे कि इनमें क्या मिस्टेक करती है। तो बहरहाल अब फिलहाल हमारा फोकस होगा इन पर। ठीक है, तो इसके मैं ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, जो बना दिए बस ऐसे। और अगर बनाने हुए तो फिर मैं अलग से इनके बनाऊंगा कि सो को कैसे यूज करते हैं, येट का क्या मतलब है, येट और बट में क्या डिफरेंस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अलग से, क्योंकि मैंने डिफरेंट एक्सप्रेशंस का एक लेक्चर रखना है कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस इंग्लिश में क्या है, तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इसी तरह जिस तरह हमने पीछे बात की है कि दोनों तरफ सेंटेंस सेम होना चाहिए, तो ये इसी से रेलेवेंट है। एक मिस्टेक आई हुई है सीएसएस में, है ई बॉट अ पेन, मार्कर एंड बैग फ्रॉम मार्केट। मार्केट से उसने एक पेन, मार्कर और बैग खरीदा। कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो कंजंक्शन से पहले हो, बैलेंस उसी तरह कंजंक्शन के बाद में है। ही बॉट अ पेन, अ मार्कर एंड अ बैग फ्रॉम मार्केट, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। आर्टिकल पीछे यूज किया तो बाद में भी यूज करें कंजंक्शन के। गुड इंग्लिश के लिए जी, राइटिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर द कंजंक्शन शुड बी सेम। इसी को पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है, पैरेललिज्म का मतलब यही है कि पैरेलल होने चाहिए। पीछे मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दी अब पैरेललिज्म को।
JCSS में ये थोड़ा टफ सेंटेंस है, इसलिए मैंने अब इसको पैरेललिज्म के हेडिंग्स में ऐड किया। द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर, न्यू सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज हैं वो ये हैं: टू आंसर द फोन कॉल्स, टू मेक द असाइनमेंट्स एंड बुक कीपिंग। अब देखें, यहां उसने लिख दिया टू आंसर, यहाँ लिख दिया टू मेक, ठीक है, और आगे लिख देता है कि जी बुक कीपिंग। तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, पैरेललिज्म नहीं है। तो उसको इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे जी टू आंसर द फोन कॉल्स, टू मेक असाइनमेंट्स एंड टू कीप बुक्स। तो कंजंक्शन के आगे और पीछे सेंटेंस सेम हो गया, सेम से मुराद है बैलेंस हो गया वो। ही लाइक्स टू रीड एंड टू राइट। अब अगर आप इस सेंटेंस से इन्फ्लुएंस होकर कहें कि इसमें भी टू रीड एंड टू राइट है, तो फिर लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है जी? रीड एंड राइट कंजंक्शंस के पहले भी वर्ब है, कंजंक्शंस के फौरन बाद भी वर्ब है। अगर preposition सेम है, ठीक है, तो आप कॉमन ले लें। ठीक है, मैथ में जिस तरह कॉमन लेते हैं, ही लाइक्स टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। इसी सेंटेंस को ये जो ऊपर मैंने दिया है इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से वो बनेगी सिचुएशन? द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी आर टू आंसर एंड मेक फोन कॉल्स। अगर ये इस तरह हो कि फोन कॉल्स, अब पीछे क्योंकि टू आंसर के बाद सब ऑब्जेक्ट आ रहा है, टू मेक के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, टू कीप के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर आप इस तरह कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको मजीद दोनों को ध्यान से आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। द ड्यूटीज ऑफ न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर एंड मेक द फोन कॉल, दोनों के साथ टू आता है, मैंने कॉमन ले लिया। इसके अलावा कोमा के साथ भी आप कर सकते हैं। सना बिलीव्ड एवरीवन, ठीक है, यहाँ कंजक्शन है तो कंजक्शन के बाद आप कोमा लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो तो आप कोमा लगा सकते हैं। इसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं। फॉर शी वाज अ ट्रूली गुड पर्सन, ठीक है, वो इस हर बंदे पे बिलीव इसलिए करती है क्योंकि वो खुद अच्छी है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड इन एग्जाम्स। अच्छा, देखें इससे पहले देखें, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, वो उसने सख्त मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गया, येट ही फेल्ड। इसको कहते हैं वैसे कोमा सप्लाइज। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कोमा लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर कोमे से पहले सेंटेंस कंप्लीट है तो बेहतर है आप ना लगाएं। ठीक है, स्पेशली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। लेकिन इसको कोमा सप्लाइज कहते हैं। इसको कहा जाता है कि ब्लंडर है जी, बहुत बड़ी बड़ी गलती है कि अगर आप एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद कोमा लगाएं तो। बहरहाल, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो तो फिर आप कोमा लगा सकते हैं, लेकिन ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या है जी? जो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस, जो डिफरेंट सेंटेंस है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, उनको कनेक्ट करे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। या इसको यूं कह सकते हैं, कंजक्शंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अलावा जितनी भी कंजक्शंस है वो सबऑर्डिनेटिंग है। इस तरह देखिए जी, दे केम बैक, वो वापस आ गए, बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो घबराए हुए थे। दे केम बैक बिकॉज, अब ये दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। शी किल्ड अली व्हेन ही वाज इन लंदन, अली जब लंदन था तो उसने उसको, अली को किल कर दिया। तो व्हेन बिकॉज के बाद कभी भी कोमा नहीं आ सकता। ओके जी, अब हमारी कुछ कंजक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी। देन, वेदर, रादर देन, एज मच एज, हु, होम एवर वगैरह वगैरह। ठीक है जी, दैट, विच, बिकॉज, as, so that, in order, as though, as if, assuming that, if only, unless। ठीक है, इवन दो, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ये ऐसे राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली थीसिस स्टेटमेंट में। थीसिस स्टेटमेंट में क्या कि जब भी आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाते हैं तो बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, दो लगा दिया अगर चाहे ऐसा है लेकिन वैसा भी है। एज सुन एज, भारत जितनी जल्दी हम चाहें ये कर लें तो बेहतर है। वेदर, वेयर एज, whom एवर, ये तो चलो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एज दो, ये मैं इनकी कोशिश करूंगा सेंटेंसेस बनाऊं। ठीक है, नेक्स्ट शायद लेक्चर में बना दूं भारत। अदरवाइज डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो आएंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेंटेंसेस इस तरह के बना दूं, या फिर पैराग्राफ राइटिंग में जिस तरह आते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा जी इनको किस तरह यूज करना है। ये बहुत जरूरी है जी पैराग्राफ, क्योंकि इसको कहते हैं ट्रांजिशन। आप एक आइडिया से जब भी दूसरे आइडिया की तरफ, स्पेशली जब आप न्यू पैराग्राफ यूज, नए पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो आपको लाजमी इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है।
ठीक है जी, आल्दो, हाउएवर वगैरह वगैरह। करेक्शन है, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग, क्योंकि वो बीमार था, वो वेडिंग में नहीं जा सकता था। तो आप जिस तरह पहले कहा कि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद सबॉर्डिनेट कोमा वगैरह इस नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सबॉर्डिनेटिंग का इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ये कोशिश ये भी करें कि इसको बाद में लेकर आए। जिस तरह ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग बिकॉज ही वाज, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो ये जो कंजंक्शन है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आनी चाहिए, दरमियान में आनी चाहिए। एक सेंटेंस मैंने लिखा है जी, ये इनकरेक्ट है, आप उसको करेक्ट करें। while he was standing at the gate he saw his friends going to the market। अच्छा, अब भारत, इसको आप करेक्ट करें, इसको ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, स्टैंडिंग एट द गेट ही saw his friends going to home, फिर going to the market, standing at the gate, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा भारत। लेकिन इसको आप करेक्ट करें क्योंकि सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगी दरम्यान। यूज साइड बिल्कुल पहले सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, तो आप इसको करेक्ट करें। यूज ऑफ अनलेस, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अनलेस का मतलब है तब तक ना होना या जब तक नहीं। यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू डोंट मैरी हर, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। यू कैन नॉट बी हैप्पी, आप कभी खुश नहीं हो सकते। आगे करते हैं जी, ये कंजंक्शन आ गई अनलेस, ठीक है। कंजंक्शन जो कि ये कोऑर्डिनेटिंग नहीं है तो सबऑर्डिनेटिंग है, इस दरमियान में आ गई है। अनलेस यू डू नॉट मैरी हर, जब तक आप उसे शादी नहीं कर लेते, तो जो कि अनलेस में ना का मीनिंग है अनलेस, तो फिर डू नॉट कभी भी ना लगाएं, पॉजिटिव बनाएं आगे। यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर, जब तक आप उसे शादी नहीं कर लेते। ये करेक्शन बड़ी कॉमन है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस जो है वो डिफरेंट कंजंक्शंस के साथ जुड़ती हैं तो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जिस तरह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जुड़ रही हो तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अगर एक डिपेंडेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट हो और दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये पीछे मैंने बताया था आपको, अहमद डज नथिंग बट अहमद वाइफ इज अ लॉयर। इसको भी ध्यान से देखें जी। इसी देखिए, अब मैंने ये सेंटेंस बनाया तो फिर मेरे जहन में नहीं था कि मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते एक चीज जहन में आ गई कि यार यहाँ मैंने डज लगाया प्रेजेंट, और फिर यहाँ चूंकि वाज लगा दिया। इन्हीं चीजों को आपने देखना है अपनी रीडिंग के दौरान भी। जब आप बेसिक रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा, ध्यान करेंगे आपके, अच्छा ये कंजक्शन लगाई हुई है, अच्छा ये फलां कंजक्शन है, अच्छा ये क्लॉज यूज की है, ये फ्रेज यूज किया है, तो आपको खुद ब खुद पता लगता चल जाएगा। इसी तरह सेंटेंस का जो पैरालिज्म मैंने बताया। और बहरहाल ये अहमद, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अहमद वाइफ वाज या इज अ लॉयर, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर, सॉरी ये बट के साथ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज वेयरिंग अ जीन्स शर्ट, तो ये हु जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब कंपाउंड सेंटेंस के तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस किस किस तरह से बनता है इसको देखें आप। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द क्वीन वाज अ काइंड लेडी। याद रखें, हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो दोनों तरफ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द क्वीन वाज अ काइंड लेडी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्वीन एक बड़ी मेहरबान औरत थी। द किंग वाज अ जनरस मैन, किंग जो बादशाह था वो बड़ा फयाज था, सखी था। दोनों इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में जोड़ दें, ठीक है। फॉर्मूला देखें एक मिनट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखें, तीन इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वाज एज अ, ठीक है जी, वर्ब काम कर रहा है, और काइंड लेडी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह किंग वाज अ जनरस मैन, इसमें भी सेम है, तीनों दोनों तरफ। जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ही रह जाएगा और इसके आगे भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, दरमियान में कंजक्शन लग जाएगी। द क्वीन वाज अ काइंड लेडी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड किंग वॉज अ जनरस मैन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों हैं, ठीक है। ये है एक तरीका, तो ये है कंपाउंड सेंटेंस का। दूसरा क्या है, दूसरे में यह है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, दो यहाँ पर आएंगे जी, सॉरी तीनों, तीन स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट में ये है, लेकिन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगी। इससे जाहिर होता है कि हो सकता है कि दोनों तरफ का सब्जेक्ट सेम है। जिस तरह वहां पर सब्जेक्ट था
किंग और क्वीन दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, तो इसमें सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट को कॉमन ले लिया, बाकी सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। द किंग टुक हिज ब्रेकफास्ट, किंग ने, बादशाह ने नाश्ता किया, और बादशाह अपने मिनिस्टर से मिला। अब देखें, सब्जेक्ट सेम है किंग और किंग, लेकिन यहां पर वो उसने नाश्ता किया, वर्ब आ रहा टुक, और यहां पर वो मिला, मेट। इसको कंपाउंड बनाते हैं, जब किंग टुक हिज ब्रेकफास्ट एंड मेट हिज मिनिस्टर्स, बात खत्म है जी। दोनों तरफ सेंटेंस बैलेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया दोनों, टुक हिज ब्रेकफास्ट एंड मेट हिज मिनिस्टर्स कंपाउंड बन गया। एक और सेंटेंस है जी, एग्जांपल, द टाइटैनिक हिट द आइसबर्ग एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। सैंक, यहां पर देखें दूसरा सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया, दोनों तरफ क्योंकि टाइटैनिक ही हिट कर रहा है, टाइटैनिक ही सैंक हो रहा है, तो फिर फार्मूला नंबर 2 हो गया। फार्मूला 3 क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखने का अंदाज यहाँ डिफरेंट है, हो गया है, लेकिन है वही, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब और सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। किंग मेट हिज मिनिस्टर्स, किंग मेट हिज फ्रेंड्स, किंग मिनिस्टर से मिला, किंग मेट फ्रेंड से भी मिला। इसको अब जोड़ेंगे, द किंग मेट हिज मिनिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, किंग मिनिस्टर से भी मिला और फ्रेंड से भी मिला, ये। अच्छा, यहां से तक देखें जी, कंपाउंड सेंटेंस में क्या था कि एक कोऑर्डिनेटिंग या कंजंक्शन के जरिए दोनों सेंटेंस अगर बैलेंस हो जाएं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें मोर देन टू आइडियाज आपस में जुड़े हुए हैं, एक दो कंजंक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कहेंगे। दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, जैसे आई लाइक टू वेयर माई ब्लू कोट वेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है तो वो मैं ब्लू कोट पहनता हूँ। क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गई तो फिर इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसके अलावा एक रन ऑन सेंटेंस होता है जो कि सी एस एस पी एम एस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उसको ब्लेंडर कहा जाता है। उसमें क्या होता है, कई कंजक्शंस हैं, कई डिफरेंट आइडियाज हैं, वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं, या प्रपोजिशन कुछ गलती हो गई। रन ऑन सेंटेंस का मतलब होता है अभी उस सेंटेंस, यानी कि दो तीन डिफरेंट आइडियाज को जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, हालांकि कहीं फुल स्टॉप आना चाहिए था, नहीं लगाया। कहीं पर कुछ प्रपोजिशन आनी थी, नहीं लगाई, वो ठीक है आपस में कॉमन कर दी। या फिर ठीक है, जिस तरह और मिस्टेक्स हैं, कंजंक्शन आनी थी, नहीं लगाई। ठीक है, इस तरह की, जिस तरह एग्जांपल्स हैं, द लाइट इनसाइड इज ब्रोकन, द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स। अब बात समझ नहीं आ रही कि, ठीक है, बात यहाँ पर कि यार कहना क्या चाह रहा है कि लाइट इनसाइड इज ब्रोकन, द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स, यानी कि बात को ऐसे कह गया है, वो थोड़ा सा रुक नहीं रहा, ठहर नहीं रहा, अपनी बात की वजाहत नहीं कर रहा कि भी वेंडिंग मशीन अभी तक वर्क कर रही है। ठीक है, ये ऐसा लगता है जैसे अगर कोई बंदा बोल रहा है ना, तो वो ऐसा लगता है कंफ्यूज हो गया, कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात, ना कोई ठहराव है, ना कोई ट्रांजिशन है। अब इसका राइट सेंटेंस देखें, लाइट इनसाइड इज ब्रोकन बट द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स। अब आप दोनों को पढ़ेंगे, आपको पता लग रहा होगा जी, लाइट जो है, अगर से मिसाल के तौर पे लाइट चली गई लेकिन मशीन अभी तक चल रही है। अच्छा, अगर कोई आपको आगे कहता है लाइट चली गई मशीन अभी तक चल रही है, थोड़ा कंफ्यूज होकर कह के, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, लाइट चली गई मशीन, उसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपको लेकिन मशीन अभी तक चल रही है तो बात थोड़ी अलग है। इसी तरह रेड लुक्स टू एग्रेसिव फॉर द लिविंग रूम वॉल्स, लेट्स ट्राई ब्लू। रेड लुक्स टू एग्रेसिव फॉर द लिविंग रूम वॉल्स, ये जो मतलब हमारा कमरा है उसमें रेड बड़ा अजीब लग रहा है, एग्रेसिव लग रहा है, तो ब्लू ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे कोमा है। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता अभी, क्योंकि एक लेक्चर दो लेक्चर के बाद मैं ये पढ़ाऊंगा डिटेल से, कोमा और एक सेमी कॉलन का डिफरेंस। तो बहरहाल ये ऐसे ही आ गया था, तो मैंने रन ऑन सेंटेंस के तौर पे लिया, वहां भी रन ऑन सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा इसी तरह। The zombie invasion finally came, but I am well prepared, so let's work। अब देखें, बट भी आ गया, सो भी आ गया, बात भी कुछ डिफरेंट हो गई, तो वो बस चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, बात की जा रहा है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा करो भाई, एक कंजंक्शन लगा ली, आप फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद कहो लेट्स वर्क टुगेदर, अल्लाह जी इकट्ठे काम करते हैं।
ठीक है, थोड़ा स्टॉप और थोड़ा ठहर जाओ, सो वगैरह एडजस्ट करने की जबरदस्ती क्यों जरूरत है। ये ज्यादा लेंथी सेंटेंस अलाउ नहीं होते। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज।